आइए नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके विभिन्न प्रमुख। उस गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग हो। देखिए खोखले गोले का यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है। इस खोखले गोले का एक भाग होता है। इस दर्पण को एक और पॉलिश यानी पॉलिश किया जाता है। अब एक और पॉलिश कैसे किया जाता है और किस चीज़ों से किया जाता है। देखिए ये वाला भाग जो है वो आपको पॉलिश किया हुआ भाग दिखाई देगा। ठीक है, ये पॉलिश किया हुआ भाग दिखाई देगा। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो भाग है आपको, ये वाला जो भाग है, ये ये वाला जो भाग है वो पॉलिश किया गया है। ठीक है, पॉलिश किया गया है, पॉलिश। ठीक है, पेंटेड सरफेस एरिया दिखा दे रहा है। और ये जो पार्ट्स हैं, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, कॉन्केव मिरर की बातें हो रही है। अब कलई किया कैसे जाता है, तो कलई देखेंगे। कलई जो करने की बात आती है, ये कलई किया कैसे जाता है। GnO3, AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। हालांकि AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, हालांकि AgNO3 का लेप घिस न जाए बाद में कुछ समय बाद, इसलिए रेड लेड आयरन यानी आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ परावर्तक सतह की परिभाषा लिखना चाहें तो आप सिंपल से भाषा में आप यहाँ से लिख सकते हैं। परावर्तक सतह। ठीक है, ऐसे कलई किया हुआ कांच, चमकीला धातु, ऐसे परावर्तक सतह का काम करते हैं। इसमें परावर्तक सतह और पॉलिश किया हुआ भाग दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी के अनुसार गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है। एनसीईआरटी के अनुसार ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके बाद हेडिंग लेंगे ध्रुव क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, ध्रुव जो होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है वह। ठीक है, यह अवतल दर्पण है। इसके परावर्तक सतह यह हुआ, इसके मध्य बिंदु यानी इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। इसके मध्य बिंदु को पी से सूचित करते हैं, पोल को। इसके मध्य बिंदु को हम लोग परावर्तक सतह ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो पी से सूचित किया जाता है। आइए इसमें चीज़ों को देखेंगे, ये एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अगर आपको यहाँ से आए कि हेडिंग लीजिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, तो सिंपल सी भाषा में गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ तो आप जान, परावर्तक पृष्ठ ये हुआ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का, यानी इसके जिधर परावर्तक सतह ये है उसके केंद्र, यानी ये है इधर तो केंद्र तो इधर ही, और जिधर कर्व है उधर ही तो केंद्र होगा। तो इसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए गोलीय दर्पण, यहाँ पे हेडिंग, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितना सुंदर ये लाइन लिखा। इस लाइन को आप लोग नोट कर लें कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATITURE, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से उस पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण में दोनों प्रकार के दर्पण आ गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, हालांकि समतल पर वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, तो इस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे वक्रता। अब मुख्य अक्ष हेडिंग लीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL एक्सिस, AXIS। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। अब ध्रुव क्या होता है, देखिए ध्यान से।
गोलीय दर्पण के ध्रुव। तो गोलीय दर्पण ये है, मान के चलिए अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसका ध्रुव यहाँ हुआ, ठीक है, और इसका वक्रता केंद्र यानी यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होगा, तो गोलीय ये हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आगे ये मुख्य अक्ष की परिभाषा आपको मिलेगा। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर ऑनलाइन क्लास में। आइए आज हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष और गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं। मुख्य अक्ष की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? गोलीय दर्पण, ये फिगर ये नहीं है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है, ठीक है। और वक्रता केंद्र यह है, मिलाने वाला अक्ष मतलब यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सिर्फ पीसी नहीं है, ये पूरा यहाँ ये अक्ष जा रहा है, इधर दिए जा रहा है। तो इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष को, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने जो अक्ष होता है उस अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पीसी क्या लिखे, यहाँ पे गोलीय दर्पण की फोकस किसे करना है, फोकस के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। फोकस आता है स्फेरिकल मिरर। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें, अब ये मुख्य अक्ष यहाँ है, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक से मुख्य अक्ष के आते हुए समांतर प्रकाश की किरणें, समांतर आते हुए प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल जाए या मिलती प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। अब ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है? तो ये है अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष यह है, आपको व्हाइट कलर होगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर रेड कलर से गुजारे एक लेजर लाइट और एक ग्रीन कलर से लेजर लाइट गुजारे। अब यहाँ पे जब गुजारने के बाद हम देखिए कि कलर किया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड से, तो ये इधर की ओर जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कर इधर जाएगा। जब इधर जाएगा और ये इधर आएगा, जिस बिंदु पर मिल जाएगा, दोनों एक ही बिंदु पर मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग मिलेगा। ये जहां से फिर लेजर लाइट निकलेगी यही मिलेगा। तो जिस बिंदु पर मिल जाती है, तो अगर मिल जाए तो अवतल दर्पण की होगी फोकस दूरी, और मिलती प्रतीत हो तो उत्तल दर्पण की होगी फोकस दूरी। कैसे? देखिए ध्यान से, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है। चलिए, जब ये उत्तल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में क्या है कि इसका प्ले किया गया, जब प्रकाश ये परावर्तक सतह है, जब प्रकाश में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, ये साफ ऐसे जाने के बाद ये किरणें इधर प्ले किया गया तो ये ऐसे फैल जाएगी, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे इधर फैल जाएगी। तो लेकिन इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा। तो जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो, इसमें डॉटेड लाइन से है, तो जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत हो उसे मुख्य अक्ष, सॉरी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। आइए हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में अध्ययन करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? जैसे हमने आपको बताया कि ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स, यहाँ पर देखिए ये है ध्रुव और ये है आपका वक्रता केंद्र, यहीं पर फोकस था, है ना। ऐसे जाने के बाद यहाँ पर मिल रहा था, ऐसे जाने के बाद यहाँ पर मिलता है। ये अवतल दर्पण के केसेस में है। तो दर्पण की फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये यफ है और ये पीएफ जो है वो फोकस दूरी होगा। तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ना, पीएफ, ठीक है। और ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी उत्तल दर्पण के ध्रुव यह है और ये ऐसे किरणें मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पीछे की ओर जब किरण खींचेंगे इसको, तो ये वाला मुख्य फोकस हो गया। तो ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग मुख्य फोकस दूरी करते हैं। ये अलग चीज की फोकस दूरी की परिभाषा एक ही है, लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर देखेंगे ध्यान से, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इधर होगा। याद उत्तर से लिखे, यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसे? यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ज्यामिति पढ़ाई होगा। तो यहाँ वाला जो ये प्लस एक दूरी लिखते हैं, ये -1 -2 लिखते हैं, यही पर जो दर्पण रखा हुआ मध्य बिंदु, ठीक है, यहाँ पे केंद्र पर रखा हुआ है। तो इधर देखिए, यहाँ से सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है, तो सब कुछ इधर है, तो इधर तो माइनस लिया जाता है। लेकिन वही उत्तल दर्पण में देखिए सब कुछ इधर होता है, तो प्लस में लिया जाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि ऋणात्मक अक्ष होगा, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि प्लस या सच की बातें होती है उत्तल दर्पण में। क्या अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के, आइए, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम है। पहला नियम है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से होकर जाएगा। दूसरा नियम है कि फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र पे वापस आएगा। क्या क्या बोले हैं?
जब मुख्य फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र से वापस आएगा। आइए इसी चीज को लिखे हम। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आते ही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। एक्सिस मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण गुजरी है। ये ऐसे एकदम एरो अच्छे से मारना होता है कि आपको समझ में ना आए, गौर से देखे तभी कोई समझ में आए। मुख्य अक्ष के समांतर है, यानी ये मुख्य अक्ष इसके समांतर है, और ये जब हम टकरा रहा है यहाँ पे, ये परावर्तन हो रहा है तो ऑटोमेटिक फोकस से ही होकर गुजरेगा। अब ये सब कैसे होगा तो हम बता रहे हैं कैसे होगा। आप ये अपने निकालेंगे, चांद निकालेंगे और ऐसे बनाएंगे इसको, या अपने मिडल पॉइंट को लेकर के वो प्रकाल को जिस पर ले ऐसे, ठीक है, और ऐसे पारिए। जब इसको खींचिएगा तो आपको अगर जितना फैलाए, अगर 2 सेंटीमीटर फैलाए नाप करके तो 2 सेंटीमीटर का केंद्र बनेगा। 2 सेंटीमीटर फैला लिए, उसके 2 सेंटीमीटर पर किए है प्रकाश फैलाए, आप बीच से पाइप मार दीजिए, ठीक है, मिड पॉइंट पर पाइप मारेगा, ध्यान रहे। अब जब दिमाग की 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर आधा यानी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर एगो बिंदु डाल दीजिए। अब प्रकाश की जब वैसे गुजारिएगा तो ऑटोमेटिक बिंदु इसी पे, ये रेखा ऑटोमेटिक यहीं पर आएगा। क्लियर है, यह पर ही आएगा। चलिए, तो दूसरा नियम क्या होगा और तीसरा नियम क्या होगा। दर्पण के दूसरा नियम देखते हैं। हालांकि दूसरा से पहले तीसरा नियम ये आसान है कि हमने बोला कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें, हमने वहां पे बताया पहला नंबर में कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आते तो मुख्य फोकस से जाती है। यही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मुख्य फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए, मुख्य फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब कहे का मतलब यह था कि उस पहला नियम में मुख्य अक्ष के समांतर था तो मुख्य फोकस से जाता था, और तीसरा नियम में है कि मुख्य फोकस से जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। दोनों तो आसान है बनाना, एक दूसरे के पूरक है। तीसरा देखिए, हालांकि तीसरा मतलब, पर दूसरा में पहला दूसरा से कोई खास मतलब है, नियम जानने से मतलब है। बोले कि वक्रता केंद्र से होकर के अगर जा रही है प्रकाश की किरणें तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी, यानी ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है तो ये वापस ऐसे ही लौट आएगी। ठीक है, ये रहा आपका अवतल दर्पण में बनने के 3 नियम। इन्हीं 3 नियम से 6 केस आएगा। अवतल दर्पण में 6 केस और उत्तल दर्पण में 2 केस ऐसे आएंगे। ठीक है, आइए केस नंबर 4। जब प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। देखिए, ये है केंद्र, ये है फोकस के बीच में है, तो हम पहला डायग्राम बनेगा कि रे डायग्राम बनेगा कि पहले मुख्य अक्ष के समांतर फोकस पे जाएगा, फिर केंद्र से होकर एक रेखा गुजारेंगे। तो आपको पता है कि केंद्र से होकर जब गुजारते हैं तो केंद्र से ही वापस आता है और केंद्र से ही वापस चला जाता है। हाँ, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर, यानी केंद्र से पर। अनंत नहीं कर, अनंत और केंद्र के पर, अनंत और केंद्र के बीच नहीं कर सकते। अनंत तो फिक्स नहीं होता तो कैसे कर सकते, केंद्र से परे बनेगा। यानी इसका प्रतिबिंब प्रकृति वास्तविक और उल्टा। देखिए, वास्तविक उल्टा, उल्टा जहाँ बनेगा वास्तविक बनेगा, और बिंब से बड़ा बनेगा, यानी बिंब इतना छोटा इतना बड़ा बनेगा, यानी आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। आइए केस नंबर 5 देखते हैं। जब बिंब को फोकस पर हो, यानी यहाँ पर हो, देखिए यहाँ पर था पहले, अब इसके बाद यहाँ कर दिए, तो फोकस पर हो तो क्या बना, पहला केस, पहला डायग्राम कि मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगा और केंद्र से होकर के गुजारे रेखा। तो देखिए दोनों के बीच रेखा समांतर रेखा है। अब ध्यान दीजिए कि समांतर रेखा क्या होता है, ये कभी कटेगा ही नहीं ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी इन दोनों रेखा के बीच में थीटा डिग्री कितना है, थीटा बराबर वाट है। तो यहाँ पे थीटा डिग्री जो है ना कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं, एक दूसरे से झुका ही नहीं है, तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। यानी ये क्लियर है कि समांतर रेखाएं कहीं मिलते नहीं, बल्कि अनंत तक रेखाएं जाती है, वहां से रिलेट कर लेंगे कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रकृति वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। आइए केस नंबर 6 देखते हैं। जब बिंब फोकस के अंदर हो, आइए बिंब फोकस है, फोकस के अंदर, यहाँ फोकस है, फोकस के अंदर रखे, तो हम एक तो रेखा, आप पता है कि ये एक रेखा जाएगा ऐसे और ऐसे ना, रे डायग्राम कि मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होकर जाएगा और एक केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से ही वापस आएगा। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ डायग्राम में छोटा दिखा, बहुत बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, जहां आभासी बनेगा सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो आइए, टार्च और वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर देखेंगे, टार्च वाहनों के हेडलाइट में, सर्च या तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। वो तो अपनी जगह पे, इसमें आता है कहाँ रखते हैं, इसमें प्रकाश के स्रोत यानी बल्ब को कहाँ रखते हैं, तो टॉर्च वाला में देखेंगे ध्यान से, इसमें बल्ब को फोकस पर रखा जाता है। इसमें परावर्तन के बाद
समांतर किरणपुंज प्राप्त होता है। देखिए ये है आपका बल्ब, ये है अवतल दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। इसको हम बल्ब को हम लोग फोकस पर रखेंगे, तो इसमें फोकस पर रखते हैं, ठीक है। जिससे प्रकाश फोकस पर रखेंगे तो प्रकाश किरण कैसे मिलेगी, समांतर मिलेगी। फोकस पर रखे समांतर किरणपुंज मिलेगा, जिससे प्रवर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरण प्राप्त होता है, तो टार्च से समांतर किरणपुंज निकलता है, ठीक है। आइए रोगियों के ईएनटी विभाग, ईयर नोज टीथ भी बोलते हैं, थ्रोट भी बोलते हैं। रोगियों के आंख का नाक गला जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए रोगियों के आंख का नाक गला जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी जो होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश से किरणें एक मुख्य फोकस पर एक जगह एकत्रित कर देती है, जिससे रोगी के छोटे से छोटे घाव को, जख्म को भी आसानी से देखा जा सकता है। यानी इसका जो अगर कहे तो फिगर बनाने के लिए तो ये होगा अवतल दर्पण, ठीक है। ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रकाश की किरणें, ठीक है, तो समांतर है। और ये फोकस पर ही आएगा, फोकस यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है। यानी यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे फोकस पर आएगा, फिर ये फोकस पर, फिर ये फोकस पर। यानी देखेंगे यहाँ पर फोकस हो रहा है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग रोगियों की आंख का नाक जांच करने में। क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक और यूज है सोलर भट्टी में, इन सोलर फ्यूरेंस। सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो लिखेंगे कि सोलर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोलर भट्टी में अवतल दर्पण प्रकाश सूर्य से आती प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने के लिए, जबकि वही उत्तल दर्पण क्या करता है, अपने प्रकाश किरण को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह करता है। इसलिए सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि प्रेशर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में भी सोलर प्रेशर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण ही एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, अवतल दर्पण में एक ऐसा प्रॉपर्टी जो प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है। इसलिए सोलर भट्टी हो, रोगियों की आंख का नाक जांच करने में हो, या सोलर प्रेशर कुकर हो, इस तीनों में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, यहाँ पे याद रखेंगे, फोकस, प्रकाश को कहाँ एकत्रित किया जाता है, तो फोकस पर। अब ये केस कब होता है, जब बिंब अनंत पर होते हैं तब, ठीक है, बिंब अनंत पर होते हैं। अब सूर्य कहाँ है, हमारा सोलर प्रेशर कुकर कहाँ है, अनंत पर ही तो होगा। तो अनंत से आती प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब मिलती है दर्पण से तो फोकस पर एकत्रित करती है। इसे तीनों चीजों में हम लोग वो फर्स्ट केस यूज करते हैं, फर्स्ट वाला केस यूज करते हैं, यानी फोकस पर एकत्रित करता है। बाकी केसेस के लिए बताइए, हजामत बनाने के दर्पण का प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, तो उसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है, बोलिए, फोकस पर, फोकस के अंदर कि केंद्र पर, फोकस के अंदर, ताकि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बने। क्योंकि जब तक फोकस का अंदर नहीं रखेंगे तो सब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, गोड़ ऊपर मुड़ नीचे दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है, बनाएंगे दाढ़ी दिखेगा गोड़ पैर। अगला आप ये बता रहे थे हम आपको, टार्च वाले में कहाँ प्रयोग किया जाता है, टार्च और सर्च लाइट और हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है और कहाँ रखा जाता है, तो फोकस पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है। चलिए बंद कीजिए, हमारे जगह